शरीर शिलालेख प्रतीक। मैं देखता हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने शरीर शिलालेख प्रतीक तैयार करने में अपनी आत्मिक शक्ति पर अत्यधिक दबाव डाला था। इसलिए मैं इतनी देर तक सो गया। क्या समय हुआ है? केबिन में बड़ा घंटाघर पहले से ही नीचे तक साफ सुथरा प्रवाहित हो चुका था। जाहिर तौर पर वह कम से कम पूरे दिन सोया था। यह अच्छी बात है कि मैं सफल हुआ। मैंने मुख्य शिलालेख प्रतीक की कठिनाई को गलत समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रत्येक प्रतीक और पंक्ति के लिए इतना लंबा समय लगेगा। जो मैंने बनाया वह था सार एकत्र करने का प्रतीक। लिन मिंग ने जिन दो शरीर शिलालेख प्रतीकों को अपने ऊपर रखने की योजना बनाई थी, वे सार एकत्र करने का प्रतीक और संघर्षशील थे। सार इकट्ठा करने का प्रतीक छाती पर रखा गया था और यह उस गति को बढ़ा सकता था जिस पर वास्तविक सार इकट्ठा किया गया था। इस प्रकार एक मार्शल कलाकार की साधना दर में वृद्धि हुई। स्ट्रिप सील को दाहिने हाथ पर रखा गया था और सच्चे सार के प्रवाह में सुधार करके यह सच्चे सार की ताकत को बढ़ा सकता है और एक मार्शल कलाकार के मार्शल कौशल या हड़ताली शक्ति में सुधार कर सकता है। लिन मिंग की साधना इस समय सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सार संग्रह चिन्ह तैयार किया था। लिन मिंग ध्यान में बैठे और परीक्षण किया कि वह कितना बेहतर ढंग से सच्चा सार इकट्ठा कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा लगता था कि सार इकट्ठा करने के प्रतीक की उपस्थिति के कारण वह दुनिया की ताकत को अधिक आसानी से अवशोषित करने में सक्षम था और जिस गति से उसने सच्चा सार इकट्ठा किया था वह काफी बढ़ गया था। इसमें कम से कम 40% की वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि आत्मसम्मोहन की स्थिति के कारण मैंने अपने शरीर पर काबू पा लिया और खुद को घायल कर लिया क्योंकि मेरी आत्मिक शक्ति में बहुत कमी थी। लेकिन अब जब मैंने सार एकत्रीकरण प्रतीक पूरा कर लिया है तो यह मेरी अपेक्षाओं से अधिक हो गया है। लिन मिंग को बहुत खुशी महसूस हुई। 40% बढ़ी हुई दर बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। ये जानना होगा कि एक सामान्य मध्यम तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार, यदि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अभ्यास करना शुरू कर दिया और उन्हें किसी विशेष उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों का समर्थन नहीं मिला, तो वे प्रारंभिक अस्थि फोजिंग चरण तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जिस समय वे 40 वर्ष के थे, यह अवधि कम से कम 30 वर्ष थी। लेकिन एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कलाकार के लिए, यदि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में इसी तरह की स्थिति शुरू की और किसी भी शीर्ष स्तरीय गोलियों या खेती के तरीकों का उपयोग नहीं किया, तो वे 30 वर्ष की आयु में प्रारंभिक अस्थि फोजिंग चरण तक पहुंच जाएंगे। पुराना यह अवधि 20 वर्ष थी। सच तो यह है कि प्रतिभा के एक ही स्तर के बीच इस 10 साल की असमानता को साधना की गति में 50% का अंतर भी माना जा सकता है। लेकिन यह 50% अंतर वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। एक 30 वर्षीय मार्शल आर्टिस्ट अपनी युवावस्था के चरम पर था। उन्हें पल्स कंडेंसेशन पीरियड को तोड़ने की उम्मीद थी, जिससे उनकी वृद्धि की अवधि बढ़ जाएगी और उनकी ताकत में भी काफी सुधार होगा। वे उस काप के समान होंगे जो अजगर बन गया। लेकिन एक 40 वर्षीय बोन फोजिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को अक्सर शारीरिक उम्र बढ़ने के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता था। उनके शरीर की ताकत कम हो जाएगी और वे समान स्तर के युवा मार्शल कलाकारों की तुलना में कमजोर हो जाएंगे। इसके अलावा उनके लिए कोई भी प्रगति करना अधिक कठिन होगा। पल्स कंडेंसेशन अवधि को पार करना तो दूर की बात है। तो यह सार इकट्ठा करने का प्रतीक, जो किसी की साधना गति को 40% तक बढ़ा सकता है, बिल्कुल असाधारण था। सार एकत्रीकरण प्रतीक केवल शारीरिक शिलालेख प्रतीकों में सबसे सरल है। बाद में जब मेरी साधना बढ़ती है तो मेरे पास और भी अधिक दुर्जेय शरीर शिलालेख प्रतीकों को चित्रित करने की संभावना होती है। जब वह समय आएगा तो मेरी प्रतिभा कोई बाधा नहीं बनेगी। जब मैंने सार इकट्ठा करने का प्रतीक तैयार किया तो मैंने अपनी आत्मा को लगभग क्षतिग्रस्त कर दिया। ये स्ट्राइफ सील मेरे द्वारा इसे खींचने से पहले मेरी ताकत फिर से बढ़ने तक प्रतीक्षा कर सकती है। किसी भी मामले में स्ट्राइफ सील
केवल एक शारीरिक शिलालेख प्रतीक है जो किसी की अपनी ताकत को बढ़ाता है। जब तक मैं झांग गुआनियो के साथ अपने मैच से पहले इसे सफलतापूर्वक तैयार कर लेता हूं, तब तक बहुत देर नहीं हुई है। दिन ब दिन लिन मिंग ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला विकसित करने के लिए बर्फीले तालाब झरने पर जाते थे। वह एक बार में 4 से 5 घंटे तक बर्फ के तालाब झरने में कठिनाई के 10वें स्तर के भीतर बैठने में सक्षम था। एसेंस गैदरिंग सिंबल और उसके इथर मार्शल इरादे की स्थिति की दोहरी क्षमताओं के तहत लिन मिंग की साधना गति ने एक जबरदस्त छलांग का अनुभव किया। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के शीर्ष हृदय मंत्र के अलावा लिन मिंग के असली सार को एक समृद्ध और शुद्ध स्थिति में पॉलिश किया गया था। अतीत में क्योंकि उसने शीर्ष स्तरीय गोलियां ली थीं, उसके वास्तविक सार में कुछ अशुद्धियां थीं। लेकिन उन गोलियों को लिन मिंग ने पहले ही पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था। लिन मिंग का असली सार इस हद तक शुद्ध था कि अगर इसकी तुलना अधिकांश शीर्ष बोन फोजिंग स्टेज मार्शल कलाकारों से की जाए तो यह और भी बेहतर था। आधा महीना बीत जाने के बाद यह मैच से पहले के 4 महीनों में से दूसरा महीना था। जैसे ही लिन मिंग ने बर्फ के तालाब झरने में खुद को डुबोया और अपने अलौकिक मार्शल इरादे में प्रवेश किया, उसने पाया कि उसका असली सार पहले से ही पूरी तरह से उसके आंत में फैल गया था और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में गहराई से घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। शारीरिक परिवर्तन का चौथा चरण, मांसपेशियों में परिवर्तन। लिन मिंग बिल्कुल खुश थे, लेकिन उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। मार्शल हाउस को शिष्य परीक्षण के लिए आवश्यक था कि लिन मिंग 16 वर्ष से अधिक उम्र से पहले मांसपेशी परिवर्तन के चरम चरण तक पहुंच जाए। लेकिन यदि वह अपनी वर्तमान दर पर साधना जारी रखता, तो यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे वह आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होता। आमतौर पर जब कोई मार्शल कलाकार एक नए चरण में आगे बढ़ रहा होता है, तो उन्हें एक अड़चन का अनुभव होता है। इस रुकावट का कारण आमतौर पर उनकी नींव का ठोस न होना था। उदाहरण के लिए, एक सामान्य विसरा प्रशिक्षण चरण के मार्शल कलाकार, यदि उनके पास उच्च गुणवत्ता वाली साधना पद्धति नहीं है, या वे बर्फ के तालाब झरने में जाने में सक्षम नहीं हैं और अपने शरीर के हर हिस्से पर सच्चा सार संयम नहीं रखते हैं, तो उन्हें एक बाधा का अनुभव होगा मांसपेशियों में बदलाव के चरण में प्रवेश करते समय। यदि उनके अंगों में थोड़ी मात्रा में ही सच्चा सार व्याप्त होता, तो उस सच्चे सार के लिए और अधिक गहराई तक डूबना और भी कठिन होता। भले ही वे बमुश्किल अल्टाइंग मसल स्टेज तक पहुंचने में कामयाब रहे, अगर उनकी अल्टाइंग मसल स्टेज की नींव स्थिर नहीं थी, तो परिणाम केवल ये होगा कि हड्डी फोजिंग चरण को तोड़ना उतना ही कठिन होगा। अंततः वे पल्स कंडेंसेशन अवधि में अंतिम चरण उठाने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। यदि किसी की नींव ठोस नहीं होती, तो जैसे जैसे वे साधना की अधिक ऊंचाइयों की ओर प्रयास करते, ये और अधिक कठिन होता जाता। लेकिन लिन मिंग को इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। उसका असली सार पहले से ही उसके आंतरिक अंगों के प्रत्येक कोने और दरार में गहराई से प्रवेश कर चुका था, और यहां तक कि उसके शरीर के भीतर असंख्य छोटी इकाइयों में भी प्रवेश कर चुका था। उसके लिए वह मांसपेशियों को बदलने के चरण, हड्डी फोजिंग चरण, या यहां तक कि पल्स कंडेंसेशन अवधि को तोड़ने में पूरी तरह से सफल होगा। जब तक वह पर्याप्त सच्चा सार जमा करने में कामयाब रहा, वह आगे बढ़ सकता था। जैसे ही उन्होंने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को उसकी सीमा तक पहुंचाया, लिन मिंग अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में सच्चे सार के डूबने की अद्भुत अनुभूति को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थे। ऐसे कई मार्शल कलाकार थे जिनकी कोई स्थिर नींव नहीं थी, और उन्हें अपनी बाधाओं को पार करने के प्रयासों के दौरान केवल कड़वे अनुभव ही होते थे। यदि वे मांसपेशियों को बदलने के चरण में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें अक्सर अपने असली सार को अंदर की ओर धकेलना होगा, और अपने असली सार को अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में बलपूर्वक मिलाना होगा। उन्हें इस प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराना होगा क्योंकि वे एक समय में एक छोटे हिस्से को जोड़ते हैं और बहुत धीरे धीरे मांसपेशियों को बदलने के चरण तक पहुंचते हैं।
यही कारण था कि इतने सारे मार्शल कलाकार कई वर्षों तक चरम विसरा प्रशिक्षण चरण में फंसे रहे। लेकिन ये बात लिन मिंग पर लागू नहीं हुई। उसके आंतरिक अंग पहले ही उस अधिकतम तक पहुंच चुके थे कि कितना सच्चा सार अवशोषित किया जा सकता है। यह बिल्कुल एक जलाशय की तरह था जो पहले से ही पानी से भरा हुआ था। क्योंकि भंडार अधिक सच्चे सार को समायोजित नहीं कर सकता है, तो वह सच्चा सार लीक हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों और हड्डियों में रिस जाएगा, उनके साथ मिल जाएगा। किसी बाधा को तोड़ने के इन दो अलग अलग तरीकों में से ये देखना आसान था कि कौन सा अच्छा था और कौन सा बुरा। लिन मिंग की सफलता पूरे 3 दिनों तक चली। इन 3 दिनों के दौरान लिन मिंग हर दिन 6 घंटे बर्फीले तालाब झरने पर खेती करेंगे। अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में वास्तविक सार को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए उन्होंने कुल 18 घंटे का उपयोग किया। तथाकथित परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण में जो खेती की गई वह टैंडन और पेरियोस्टेम थे। जैसे ही वह अपने लंबे ध्यान से उबरे, लिन मिंग ने महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर सच्चा सार एक अंतहीन नदी की तरह लगातार घूम रहा है। बर्फीले तालाब झरने की ठंडी ठंड का विरोध करना उसके लिए एक आसान काम बन गया था। जैसे ही वह बर्फीले पूल से बाहर आया, लिन मिंग ने लापरवाही से अपनी हथेली को झटका दिया। उसकी हथेली के किनारे पर पानी में लहरों की तरह एक अस्पष्ट, फीकी नीली लहर बनी। जैसे ही लिन मिंग ने इस लहरदार नीली लहर को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। सच्चे सार का एहसास। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने असली सार का एहसास करने में सक्षम होने की सीमा तक पहुंच पाऊंगा। आमतौर पर पल्स कंडेंसेशन पीरियड में केवल एक मार्शल आर्टिस्ट, जिसके पास बेहद गाढ़ा सच्चा सार होता है, अपने असली सार को प्रकट करने में सक्षम होता है। या कुछ स्वर्ग प्रदत्त दुर्लभ जीनियस पीक बोन फोजिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट भी थे जो मुश्किल से ही इसे हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही लिन मिंग प्रारंभिक परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण में पहुंचे, वे अपना असली सार प्रकट करने में सक्षम हो गए। स्काई फॉर्चून किंगडम के पूरे इतिहास में वह ऐसा करने में सक्षम होने वाले पहले व्यक्ति थे। लिन मिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आत्मसंतुष्टि का भाव महसूस किया। मैं अभी शुरुआती मांसपेशियों में बदलाव के चरण तक पहुंच गया हूं और फिर भी मैंने वह सीमा हासिल कर ली है जिसे आमतौर पर केवल पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट ही हासिल कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी तुलना एक सामान्य पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट से कितनी की गई है। जब मैं चरम परिवर्तनशील मांसपेशी चरण में कदम रखूंगा, तो क्या मैं एक सामान्य पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट को हरा पाऊंगा? लिन मिंग को यकीन नहीं था कि वह पल्स कंडेंसेशन पीरियड के पावरहाउस की ताकत को हरा सकता है या नहीं, लेकिन लिन सेन को हराने के लिए, जो मांसपेशियों में बदलाव के चरम चरण पर था, लिन मिंग के पास कुछ हद तक आत्मविश्वास था। भले ही लिन सेन का आशुरा मार्शल इरादा था, फिर भी वह अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? लिन मिंग के लिए प्रारंभिक परिवर्तनशील मांसपेशी चरण से शिखर परिवर्तनशील मांसपेशी चरण तक पहुंचना केवल समय की बात थी। ओह, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, कितना कम आगंतुक है। डेक्कन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, जो वुड पपेट लेन प्रमुख हत्या सरणी के प्रभारी थे, ने लिन मिंग को देखा और तुरंत हंसते हुए उनका स्वागत किया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और गड़गड़ाहट के 7 प्रमुख हत्या सरणी में से वुड पपेट लेन हत्या सरणी लकड़ी के तत्व से संबंधित है। लिन मिंग ने केवल बर्फीले तालाब झरने और हिंसक पवन सुरंग पर खेती की थी। यह उनका पहली बार वुड पपेट लेन में आना था। इसलिए हत्या की रणनीति का प्रबंधन करने वाले डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई विशेष रूप से उत्साहित और गर्मजोशी से भरे हुए थे और उन्होंने लिन मिंग का अभिवादन किया। कोई नहीं जानता था, शायद अब से कई साल बाद ये लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मार्शल हाउस मास्टर भी बन सकता है। यदि वह समय कभी आया, तो यह लिन मिंग अपने वरिष्ठ से श्रेष्ठ होगा।
यह स्वाभाविक था कि वह उसका उपकार करना और उसकी चापलूसी करना चाहेगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे माफ कर दो लेकिन ये कहना शर्मनाक है। मैंने पहले से अपॉइंटमेंट लिए बिना ही यहां आने का फैसला किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास कोई स्थान है जो अभी तक खुला है। लिन मिंग के अर्टाइंग मसल चरण में प्रवेश करने के बाद वह अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। 7 प्रमुख हत्या सरणी में गोल्डन सोल्जर हॉल और वुड पपेट लेन 2 प्रमुख हत्या सरणी थी जहां कोई भी अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकता था। निश्चित रूप से आपके लिए एक स्थान खुला है। हाँ, जब भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन आएंगे तो आपके लिए हमेशा एक स्थान खुला रहेगा, डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। फिर यदि मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कठिनाई के 11वें स्तर को खोलने में मदद करने के लिए परेशान कर सकूं। कठिनाई का 11वां स्तर। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने चौड़ी आंखों से उसे देखा। सामान्यतया वे शिष्य जो रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 में थे, कठिनाई के 11वें स्तर में प्रवेश करेंगे। क्या लिन मिंग की ताकत पहले ही शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश कर चुकी है? डीकन प्रशिक्षु भाई को लगा कि यह अकल्पनीय रूप से अविश्वसनीय है, लेकिन अचानक उसने लिन मिंग की खेती देखी और उसकी आंखें और भी अधिक चौड़ी हो गईं जब तक कि वे विशाल सफेद घेरे की तरह नहीं हो गईं। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, आप पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मांसपेशियों की अवस्था में बदलाव। कल मुझे एक भाग्यशाली सफलता मिली। उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने अनजाने में निगल लिया। विसरा प्रशिक्षण चरण और बदलती मांसपेशी चरण के बीच की बाधा न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए इस बाधा को तोड़ना देर सबेर अवश्यंभावी था, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि लिन मिंग कुछ महीने पहले ही विसरा प्रशिक्षण चरण में सफल हुआ था। विसरा प्रशिक्षण चरण से मांसपेशियों को बदलने के चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कुछ महीनों का उपयोग करने के लिए इस प्रकार की गति आखिर क्या थी? इस डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की प्रतिभा पहले से ही काफी अच्छी थी, लेकिन इसे हासिल करने में उन्हें लगभग 3 साल लग गए। ये युवक जब केवल 15 वर्ष का था तब वह अर्टाइंग मसल स्टेज पर पहुंच चुका था, और अर्टाइंग मसल स्टेज के शिखर तक पहुंचने में अभी भी 1 वर्ष से अधिक का समय बाकी था। लिन मिंग हड्डी फोजिंग चरण तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकते हैं। ये पहले से ही 90% गारंटी थी कि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य परीक्षण में उत्तीर्ण होगा। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का एक प्रमुख शिष्य जो स्काई फॉर्चून किंगडम से आया था। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु ने गहरी सांस ली। अपने सिर के एक झटके से लिन मिंग पूरे स्काई फॉर्चून साम्राज्य का पूर्ण अधिपति बन सकता है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया कठिनाई के 11वें स्तर को खोलें। लिन मिंग ने डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को अचंभे में देखा और विनम्रता से उसे याद दिलाया। ओह हाँ, डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने जवाब दिया, और फिर वुड पपेट लेन के लिए कठिनाई के 11वें स्तर को खोलने के लिए एक एरे डिस्क के साथ खिलवाड़ किया। लकड़ी की कठपुतली लेन एक पहाड़ के सामने बनाई गई थी। कुल मिलाकर 12 गुफाएं थीं, और प्रत्येक को स्वयं खोला जा सकता था। इन गुफाओं का निर्माण जियांटियन मास्टर्स ने स्वयं पहाड़ को काटकर किया था। कोई अभी भी तलवार के चमकते निशान देख सकता है। वुड पपेट लेन लकड़ी की कठपुतलियों से भरी हुई थी। कोई जितना अधिक गहराई में जाएगा, ये कठपुतलियां उतनी ही अधिक दुर्जेय होंगी और उतनी ही अधिक होंगी। ये लकड़ी की कठपुतलियां 7 गहन घाटियों की 7 विरासतों में से एक थीं, जो कठपुतली गुट की उत्कृष्ट कृतियां थीं। कठपुतली गुट 7 गहरी घाटियों के भीतर एक बहुत ही रहस्यमय गुट था। स्काई फॉर्चून किंगडम के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के पास इन गुटों की कोई भी साधना पद्धति या गुप्त तकनीक नहीं थी, इसलिए उन्हें कभी इसका अधिक अनुभव नहीं हुआ था। लकड़ी की कठपुतलियों की भीड़ बढ़ती देखकर लिन मिंग ने हमला करने की कोई जल्दी नहीं की। उसने पेनिट्रेटिंग रेनबो भाला भी नहीं निकाला था।
20 से अधिक कठपुतलियों के साथ एक स्थान पर पहुंचने के बाद लिन मिंग निहत्थे वहां पहुंचे। एक लकड़ी की कठपुतली ने लिन मिंग पर निशाना साधा। ये सभी लकड़ी की कठपुतलियां जिन हथियारों का उपयोग करती थीं वे पूरी तरह से लकड़ी से बने होते थे, जैसे लकड़ी के क्लब या लकड़ी के कृपाण। एक लकड़ी का हथियार बहुत खतरनाक हथियार नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लकड़ी के क्लब या कृपाण से पीटा जाता है तो भी उन्हें कुचलने वाला झटका लगेगा और गंभीर घाव से खून की उल्टी होगी। लिन मिंग ने देखा कि एक लकड़ी का डंडा उसकी ओर आया और तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह उसके ठीक सामने नहीं आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पैर की उंगलियों से धीरे से धक्का दिया। उसका शरीर आधा कदम पीछे की ओर झिलमिलाया और परिणामस्वरूप नीचे की ओर गिरने वाला क्लब जो लिन मिंग की नाक को तोड़ सकता था, उसे बहुत अधिक या बहुत कम दूरी से बचा लिया गया। सन की एक और लकड़ी की कठपुतली को लकड़ी की कृपाण से लिन मिंग की कमर की ओर काटा गया। इस बार लिन मिंग ने हवा में छलांग लगा दी। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और जड़ता के कारण वह पीछे की ओर तैरने लगा। एक और लकड़ी की कठपुतली पीछे से लिन मिंग की कमर की ओर कटी और इस हमले से ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे बचा जा सकता है। लेकिन फिर लिन मिंग ने धीरे से अपनी आस्तीन लहराई और उसका शरीर एक पत्ते की तरह हो गया जो धीरे से हवा से उड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी तरह से भौतिकी के नियमों का उल्लंघन किया हो और वह एक बार फिर बाल भर की चौड़ाई से उस छिपे हुए कृपाण को चकमा देते हुए 2 फीट दूर दिखाई दिया। जोर से मारना, जोर से मारना, जोर से मारना। लकड़ी की कठपुतली ने लिन मिंग पर लगातार हमला किया, लेकिन लिन मिंग ने कोई प्रतिकार नहीं किया। इसके बजाय वह लकड़ी की कठपुतलियों के हमलों से ऐसे बचता रहा मानो यहां किसी पार्क में इत्मीनान से टहल रहा हो। 20 से अधिक कठपुतलियां थीं, लेकिन केवल 7 या 8 ही एक ही समय में लिन मिंग पर हमला करने में सक्षम थीं। लेकिन इन 7 या 8 कठपुतलियों के हमले बहुत डरावने थे। उनकी चालें और संयोजन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और चकमा देने का कोई भी कोण नहीं था। हालांकि लिन मिंग रहस्यमय तरीके से इन सभी हमलों से बचने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो कठपुतलियों के हाथ में हथियार नहीं बल्कि पंखा हो। लिन मिंग एक हल्के पंख की तरह थी। हर बार जब लकड़ी की कठपुतलियां उस पर अपने हथियार लहराती तो गुजरती हथियारों की हवा उसे उड़ा देती। ये हवा की अवधारणा थी जिसे लिन मिंग ने समझा था। एक लहराता हुआ पंखा कभी भी तैरते हुए पंख को छूने में सक्षम नहीं होगा, और इसी तरह एक लकड़ी की कठपुतली का हथियार कभी भी लिन मिंग के बागे के किनारे को भी नहीं छू पाएगा। आश्चर्यजनक। बहुत अच्छा। फिर से आओ। लिन मिंग ने खुद को हवा की अवधारणा की गहराई में पूरी तरह से डुबो दिया। ये पहली बार था कि उन्होंने गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड आंदोलन क्षमता को वास्तविक युद्ध में लागू किया था। ये लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। जैसे ही लिन मिंग ने ये सोचा, उसका शरीर रॉक की तरह उठ गया। चट्टान पर उतरने से पहले वह कई दर्जन फीट ऊपर उठ गया और वुडन पपेट लेन की गहराई की ओर उड़ गया। इस समय वुडन पपेट लेन के बाहर डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अभी भी सदमे में था, क्योंकि वह प्रमुख हत्या सरणी के दिल में असली सार पत्थरों को बिना पलक झपकाए देख रहा था। प्रत्येक सारणी निर्माण में एक सारणी हृदय होता था। अक्सर यहीं से सरणी को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती थी। वुडन पपेट लेन की कठपुतलियां स्वयं मरम्मत और पुनर्जीवित करने में सक्षम थीं, लेकिन इस पुनर्जनन को शक्ति प्रदान करने के लिए वास्तविक सार पत्थरों की खपत की आवश्यकता थी। लिंग सेन और ताको जैसे कुछ असामान्य व्यक्ति थे जो वुड पपेट लेन में प्रवेश करने के बाद वास्तविक सार पत्थरों की त्वरित खपत का कारण बनते थे। कभी कभी इस व्यर्थ दृश्य को देखकर ही उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के दिल को गहरी चोट पहुंचती थी। लेकिन लिन मिंग पहले ही इतने लंबे समय के लिए अंदर जा चुके थे, फिर भी उन्होंने बहुत कम संख्या में सच्चे सार वाले पत्थरों का सेवन किया था। जाहिर तौर पर लिन मिंग इन लकड़ी की कठपुतलियों से निपटने में संघर्ष कर रहा था,
और केवल कुछ को ही गिराने में कामयाब रहा था। यह महसूस करते हुए डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने राहत की हल्की सांस ली। सौभाग्य से जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन इतने असामान्य नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि वह अभी भी इतने कम समय में वुड पपेट लेन की कठिनाई के 11वें स्तर को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन बहुत अधीर है। उसकी ताकत अभी इतनी नहीं है कि वह सीधे कठिनाई के 11वें स्तर पर पहुंच सके। लेकिन इस वुड पपेट लेन हत्याक्रम में यदि कठिनाई बहुत अधिक है तो कोई आसानी से घायल हो सकता है या मर भी सकता है। मेरा अनुमान है कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन के निर्णय लेने से पहले कि वह अब वहां नहीं टिक सकता और कठिनाई को 10वें स्तर पर बदलने के लिए बाहर आता है, समय का आधा हिस्सा और बीत जाएगा। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने एरेड डिस्क उठाई और लिन मिंग के बाहर आने और उसे कठिनाई को बदलने के लिए कहने का इंतजार किया। लेकिन आधे घंटे इंतजार के बाद भी उनके बाहर निकलने की कोई खबर नहीं मिली। मुझे क्या करना? डैकन थोड़ा उलझन में था। सरनी हृदय अभी भी बहुत धीमी गति से केवल सच्चे सार का उपभोग कर रहा था। उन्हें यह भी संदेह था कि लिन मिंग को अंदर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था और लकड़ी की कठपुतलियों ने उन्हें मार डाला था। क्या चल रहा है? क्या यह संभव है कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन वुड पपेट लेन के किसी कोने में छिपा हो? क्या यही कारण था कि उसने कठिनाई का 11वां स्तर खोला था? इस समय लिन मिंग पहले ही वुड पपेट लेन की सबसे गहरी गहराई तक पहुंच चुके थे। यहां लकड़ी की कठपुतलियों की ताकत बहुत ऊंचे स्तर पर थी और वे बड़ी भी थीं। हालांकि जो सबसे अजीब बात थी वह ये थी कि उनके शरीर की सतह एक अजीब गहरे लाल रंग की थी, जैसे कि वे खून में रंगे गए हों। इतनी अधिक उन्नत कठपुतलियों का सामना करते हुए लिन मिंग को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। चूंकि वह लंबे समय तक लकड़ी की कठपुतलियों के तीव्र हमलों से बचता रहा, इसलिए प्रो प्राइमा कैओस फॉर्मूला के समर्थन से भी उसकी सांस फूलने लगी थी। वहां लिन मिंग ने लगभग पूरे 1 घंटे तक अपनी गति का अभ्यास किया था। उसे लगा कि यह पर्याप्त है और यह सोचते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी स्थानिक अंगूठी से भेदक इंद्रधनुष भाला निकाला। दोनों हाथों में भाला पकड़े हुए लिन मिंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके शरीर में अनगिनत छोटी इकाइयां अपनी श्वास को उसी आवृत्ति पर सिंक्रोनाइज करने लगीं, जैसे उसका मोटा सच्चा सार पहाड़ की तरह हिलने लगा। उस पल में उसकी प्रभावशाली आभा तुरंत उभर आई। संपूर्ण विनाश। बूम 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 बूम। परिवर्तनशील मांसपेशी के साधना स्तर की दुर्जेय शक्ति के साथ उसके तीव्र रूप से कंपन करने वाले वास्तविक सार के साथ उत्तराधिकार में ध्वनियों का एक विस्फोट हुआ, जैसे कि मर्मज्ञ इंद्रधनुष भाला बह गया और सभी कठपुतलियां पीछे की ओर उड़ गईं। ओह, मरा नहीं। लिन मिंग ने पाया कि उस कठपुतली के अलावा जो उसके अधिकांश हमले को सहकर टुकड़ों में बिखर गई थी, अन्य कठपुतलियां केवल जमीन पर गिरी थीं और वापस रेंगने लगी थीं। अच्छा लचीलापन। लिन मिंग से अधिक फ्लो लाइक सिल्क की भयानक विनाशकारी शक्ति को कोई नहीं समझ सका। जब वह विसरा प्रशिक्षण चरण में था तो उसके भाले का एक ही वार दर्जनों फीट ऊंचे एक मोटे पत्थर के स्तंभ को दही हुई चट्टान से अधिक कुछ नहीं में बदलने में सक्षम था। अब जबकि उसकी ताकत और भी बढ़ गई है, वह भाले की कुछ ही चालों से एक हॉल को विभाजित करने में भी सक्षम हो सकता है। लेकिन अब जब उसने इन लकड़ी की कठपुतलियों पर प्रहार किया था तो केवल एक की मृत्यु हुई थी। वे जितने अधिक लचीले होंगे उतना बेहतर होगा। आज मैं इस लड़ाई का आनंद लूंगा। आधिकारिक तौर पर ऑर्टैंग मसल चरण में कदम रखने के बाद गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉइड की बड़ी सफलता तक पहुंचने के अलावा लिन मिंग को वास्तव में अपनी ताकत की जांच करने और अपने शरीर को अपने वास्तविक सार में परिवर्तन के अनुकूल होने की अनुमति देने के लिए एक लड़ाई की आवश्यकता थी। और शारीरिक शक्ति। बैंग बैंग बैंग। लकड़ी की कठपुतलियां एक के बाद एक फूटने लगीं।
भेदने वाला इंद्रधनुष भाला एक बैंगनी काले ड्रैगन की तरह था जो समुद्र की लहरों में मथ रहा था। हा, मजा। आओ, और भी। लिन मिंग ने पेनिट्रेटिंग रेनबो को भव्यता के साथ विकसित किया। प्रत्येक भाले की चाल रेशम की तरह प्रवाह की अवधारणा से ओतप्रोत थी, और प्रत्येक प्रहार के कारण लकड़ी की कठपुतली टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। वास्तव में लिन मिंग को अब पता था कि जब अन्य मार्शल कलाकार वुड पपेट लेन में प्रवेश करते थे, तो अधिकांश इन कठपुतलियों को घायल भी नहीं कर सकते थे, वे केवल उन्हें नीचे गिरा सकते थे। भले ही वह लिंग सेन ही क्यों न हो, जिसके पास इतनी असामान्य रूप से जबरदस्त युद्ध शक्ति थी, वह केवल अपनी तलवार से एक लकड़ी की कठपुतली को ही काट सकता था। वह लिन मिंग की तरह नहीं हो सकता था, जिसके हर भाले के प्रहार से लकड़ी की कठपुतली टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। लकड़ी की कठपुतलियां स्वयं की मरम्मत कर सकती थीं, लेकिन इस मरम्मत के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में सच्चे सार पत्थरों की खपत की आवश्यकता थी। यदि एक लकड़ी की कठपुतली को गिरा दिया जाता है, तो वह केवल थोड़ी क्षतिग्रस्त होगी और बहुत कम ऊर्जा के साथ खुद की मरम्मत करने में सक्षम होगी। भले ही उन्हें लिंग सेन द्वारा काट दिया गया हो, इसकी मरम्मत के लिए बहुत अधिक वास्तविक सार पत्थरों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब लिन मिंग ने अपने भाले से उन्हें चकनाचूर कर दिया, तो यह वास्तव में एक त्रासदी थी। न केवल मरम्मत में समय लगा, बल्कि असली सार पत्थरों की खपत उसके बाद लंबे समय तक भयावह रहेगी। वुड पपेट लेन के बाहर डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अभी भी लिन मिंग के बाहर आने और कठिनाई को 10वें स्तर तक कम करने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने सरनी हृदय में वास्तविक सार पत्थरों पर लापरवाही से नजर डाली, दृश्य ने उसे डरा दिया और स्तब्ध कर दिया। वह असहाय होकर केवल सच्चे सार को देख सकता था। पत्थरों की ऊर्जा का स्तर गिर गया था। असली सार पत्थर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बदलने लगे। अपने मूल चमकदार क्रिस्टल जैसे स्वरूप से शुरू होकर यह धीरे धीरे हल्का सफेद हो गया, और फिर कुछ समय बाद पेंग, यह फट गया। सरनी स्वचालित रूप से इसे एक नए सच्चे सार पत्थर से बदल देगी, लेकिन परिणाम अभी भी वही था। आधे से भी कम समय में एक और सच्चा सार पत्थर फूट गया। क्या हो रहा था? भले ही लिंग सेन यहां होता, उपभोग दर इतनी अधिक नहीं होती। क्या ये लिन मिंग था? कुछ असंभव नहीं, बिल्कुल असंभव। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने सरनी हृदय के केंद्र में असली सार पत्थर को देखा और घबराकर लगातार निगल लिया। हालांकि तर्क ने उसे बताया कि लिन मिंग के लिए इतना असामान्य होना असंभव था। सच्चाई उसके सामने पहले ही रखी जा चुकी थी। ये आखिर यह क्या है? उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मन ही मन रो पड़े। इतने सारे सच्चे सार वाले पत्थरों के अचानक भस्म हो जाने से उसे कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। वे सब कहां गए? लिन मिंग सभी लकड़ी की कठपुतलियों को नष्ट करने का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब मूल रूप से खतरनाक और आक्रामक लकड़ी की कठपुतलियां केवल 2 या 3 तक ही सीमित रह गई थीं। वे अब बिल्लियों की तरह ही खतरनाक थीं, और बाकी जो अभी भी टूटे नहीं थे वे गायब थे, हाथ और पैर। ये लकड़ी कठपुतली लेन बेकार है। क्या यही सब कुछ है? यह कठिनाई का 11वां स्तर है। लिन मिंग अवाक थे। उनके मन में कठिनाई का यह 11वां स्तर नाम के योग्य नहीं था। यदि उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को लिन मिंग के विचार पता होते, तो शायद वह अपना सिर दीवार से टकराकर आत्महत्या करना चाहता होता। वुड पपेट लेन की कठपुतलियां नष्ट होने के बाद खुद की मरम्मत कर सकती थीं, लेकिन लिन मिंग ने उन्हें अपने भाले से विस्फोट कर दिया था और उन्हें पूरी तरह से बिखरे हुए टुकड़ों में बदल दिया था। इस मरम्मत में अभी काफी समय लगेगा। हालांकि मैं जी भर कर नहीं लड़ सका, लेकिन मैंने अपनी वर्तमान ताकत पर अच्छी पकड़ बना ली है। फिलहाल मैं अभी भी झांग गुआन्यू से तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकता हूं, लेकिन मुझे 10,000 किलिंग एरे रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले मैं इस आने वाले 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लूंगा और अपने अगले कदम की योजना बनाने से पहले हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर लूंगा। लिन मिंग ने अपना पेनिट्रेटिंग रेनबो भाला हटा दिया और वुड पपेट लेन से बाहर चले गए।